नोटबुक बंद कीजिए, अपनी किताबें बंद कीजिए और एक बारी देखिए बेटा पिछली क्लास का आपको कितना याद आ रहा है। हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है बेटा वो शुरू किया था, और काउंटर शुरू क्या किया था, कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था बेटा ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का हमने सिर्फ फर्स्ट रेगुलेशन किया था, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक बारी बेटा मेरे साथ में रिवाइज करो और एक बारी देखो आपको कितना याद आ रहा है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो हमने पढ़ा काउंटर करंट मैकेनिज्म विच वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा। हमने देखा बेटा कि हमारी जो लूप ऑफ हेनले थी, एक थी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जिसमें फिल्टरेट नीचे की डायरेक्शन में जाता है, यहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और एक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बच्चों, यहां से इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। जब आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल वासा रेक्टा देखते हैं तो इसके पैरेलल जो वासा रेक्टा होती है वो होती है डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इसमें ब्लड नीचे की डायरेक्शन में, और इसके पैरेलल जो वासा रेक्टा होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा, इसमें ब्लड ऊपर की डायरेक्शन में। दिस इज असेंडिंग वासा रेक्टा बेटा, दिस इज डिसेंडिंग वासा रेक्टा। हमने बोला कि काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट फ्लो, तो लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा के बीच में एक काउंटर करंट बन रहा है, दोनों लूप ऑफ हेनले के बीच में एक काउंटर करंट बन रहा है बेटा, और आपके दोनों वासा रेक्टा के बीच में भी एक काउंटर करंट बनता है जिसको बोला जाता है अपोजिट फ्लो, राइट। हमने ये कहा बेटा कि आपकी जो मेड्यूला के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन है एक ग्रेडियंट है, कॉर्टेक्स में 300 होता है और जैसे जैसे आप मेड्यूला के अंदर जाते हैं 1200 मिलीऑस्मॉल एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज एक्चुअली हेल्पफुल इन दी काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑल्सो, एंड आपके यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से मेंटेन हो रहा था, एक था NaCl और एक था बेटा आपका यूरिया। NaCl आपके असेंडिंग वासा रेक्टा से इंटरस्टिशियम में आता है और यूरिया आपके कलेक्टिंग डक्ट से इस इंटरस्टिशियम में आता है, जो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगी भी बेटा, है ना। हाँ, आपने जितना भी वाटर ये एब्जॉर्ब किया वो वासा रेक्टा के अंदर भेजा इंटरस्टिशियम के थ्रू, जितना भी NaCl री एब्जॉर्ब किया वो आपने डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर भेजा इंटरस्टिशियम के थ्रू। एक चीज और याद रखिए, आपकी लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी जैसे जैसे फिल्टरेट नीचे आता है, हमेशा याद रखना, चाहे वासा रेक्टा हो चाहे आपका लूप ऑफ हेनले हो, अंदर आपके ब्लड की या आपके फिल्टरेट की ऑस्मोलैरिटी वही होती है जितनी आपकी बाहर की ऑस्मोलैरिटी होती है, जितनी बाहर की ऑस्मोलैरिटी, और इसी ग्रेडियंट की मदद से तो बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी इतनी इजीली बाहर आ जाता है। नीचे नीचे फिल्टरेट जाता है तो बिल्कुल बाहर की ऑस्मोलैरिटी जितना मेंटेन हो जाता है, अंदर 300 था तो बाहर भी 300 था, अंदर 1200 तो बाहर भी 1200, और ये पानी सारा मूव करके असेंडिंग उसके पैरेलल वाली वासा रेक्टा में चला गया, असेंडिंग वासा रेक्टा में। और यहाँ पे बेटा जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग वाले से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं तो ये ऊपर जाते जाते 300 हो जाता है, जैसा बाहर का बेटा ऑस्मोलैरिटी वैसे ही अंदर की ऑस्मोलैरिटी। ये NaCl कहाँ चला जाएगा, इस वासा रेक्टा में। आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिलीऑस्मॉल, लेकिन इसके अंदर जब NaCl आता है तो ये नीचे आते आते इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिलीऑस्मॉल हो जाती है। जैसी बाहर की ऑस्मोलैरिटी वैसे ही अंदर की ऑस्मोलैरिटी, लेकिन आप ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी चेंज नहीं करते हो बेटा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन रहती है। एक चीज और याद रखना, ये NaCl अपने अंदर लेता है तो ये आपके इंटरस्टिशियम में H2O को रिलीज करता है। जो वासा रेक्टा अपने अंदर NaCl ले रहा है वो इंटरस्टिशियम में अपोजिट चीज रिलीज करता है, दैट इज H2O इन द सेम वे। और ये दोनों चीजें मिलके एक्चुअल में इसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रहे हैं ना बेटा। जैसे जैसे ब्लड को नीचे जाना है, बाहर की जितनी ऑस्मोलैरिटी होनी है 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी होनी है, तो इस ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के लिए एक चीज आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर NaCl डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और या तो इसमें से पानी निकाल लो, इसमें से पानी निकाल लोगे तो भी तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी ना। तो ये दोनों चीजें मिलकर एक्चुअल में इसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रहे हैं। और सेम चीज जब आप असेंडिंग वासा रेक्टा से ब्लड को ऊपर भेज रहे हो तो 1200 से ये वापस से 300 हो जा रहा है, 1200 से वापस से 300 कैसे हो रहा है, आप इसकी ऑस्मोलैरिटी घटा रहे हो। घटाने के लिए एक तो आप इसके अंदर पानी डाल रहे हो जितना भी आपने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकाला, और इसी ने आपके इंटरस्टिशियम में NaCl को रिलीज किया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियम। एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेटा थोड़ा
याद रखेंगे तो रट्टाफिकेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये NaCl कहाँ से आया बेटा, ये NaCl आया आपका असेंडिंग वासा रेक्टा से। इन द सेम वे आपने यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट बनाया था, कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ अमाउंट में यूरिया आपके इंटरस्टिशियम में रहता है, जिसकी वजह से इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी बेटा मेंटेन्ड होती है। इसके अलावा कुछ यूरिया आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जाता है और ये चक्कर लगाता रहेगा। तो काफी आसान कॉन्सेप्ट था, काफी आसान कॉन्सेप्ट था। यस एवरीवन, समझ में आ गई बात? तो एक थम्स अप मुझे दे दीजिए अगर आपको समझ में आया। काउंटर करंट मैकेनिज्म, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोलैरिटी कैसे कैसे हाइपर हो रही है, कैसे कैसे हाइपो हो रही है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का ग्रेडियंट क्या है, इट वाज इजी। मिक्चुरेशन में मैंने आपको कहा था, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी इसे बोला जाता है। आपकी ब्लैडर में यूरिन भर रहा है, ब्लैडर में यूरिन भरता है तो भरता है, ब्लैडर के अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वहीं से सिग्नल्स इनिशिएट होते हैं। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके ब्लैडर में नहीं होते ना बेटा, तो शायद मिक्चुरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब आपका ब्लैडर स्ट्रेच करता है, आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वहां से सिग्नल जाता है सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन हमेशा याद रखना है, द न्यूरॉन्स और द नर्व्स आप बोल रहे हो, दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम। एंड बेटा मोटर न्यूरॉन जो हमेशा इंफॉर्मेशन को वापस लेके आती है नर्वस सिस्टम से। सेंसरी न्यूरॉन आपके स्ट्रेच रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके गई आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कि भैया यूरिन निकालने की जरूरत है, मिक्चुरेशन करने की जरूरत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आएगी वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके आएगी उसे आप बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। एक ब्लैडर के पास लेके आती है, एक यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स के पास लेके आती है। आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास जो इंफॉर्मेशन आती है कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करो, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मिक्चुरेशन हो जाएगी। स्फिंक्टर्स के पास क्या इंफॉर्मेशन आती है कि स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाओ। यार एक पानी भिजवा दो, नॉर्मल पानी, बहुत ठंडा ना, नॉर्मल। स्फिंक्टर्स जो है उसको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जब स्फिंक्टर्स रिलैक्स करते हैं तो स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं। स्फिंक्टर्स ओपन होंगे यानी कि वो रिलैक्स्ड है, स्फिंक्टर्स ओपन हुए, यूरिनेशन हो गई, दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। आपका 1 to 1.5 यूरिन पर डे प्रोड्यूस होता है। 25 to 30 ग्राम यूरिया आप एलिमिनेट आउट करते हो। पीएच इज 6 बेटा, स्लाइटली एसिडिक। और आपने बोला उसका जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट, डेरिवेटिव ऑफ बाइल पिगमेंट, जिसे आप यूरोक्रोम बोलते हो। देखो नॉर्मली आपके ब्लड से ग्लूकोज नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज निकल रहा है आपके ब्लड से, यूरिन से सॉरी, ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन या कीटोन बॉडीज निकल रही है, कीटोन्यूरिया की कंडीशन, ये दोनों इंडिकेटिव होती हैं बेटा किसके लिए? ये दोनों इंडिकेटिव होती हैं डायबिटीज मेलाइटस। आपको मैंने बताया था मेल का मतलब होता है एक्चुअल में हनी, तो यूरिन इज टेस्टिंग स्वीट। स्वीट क्यों टेस्ट करिए? बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज एलिमिनेशन। अब मैंने ये आपको बोला कि वैसे तो पीसीटी से मैक्सिमम यानी कि सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जा रहा है, रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, बट फिर मैम हम क्यों बोल रहे हैं कि ग्लूकोज यूरिन से बाहर आ रहा है? अगर आप कह रहे हो कि पीसीटी से सारा रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, फिर यूरिन से कैसे बाहर आ रहा है ये ग्लूकोज? जब भी आपके बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जैसे मैंने आपको बोला क्या, हाँ जैसे मैंने आपको बोला कि भैया इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन में गड़बड़ हो गई। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। कैसे कम करता है? वो कहता है जाके सेल्स को कि भाई आप ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लो। ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, हाँ ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा अगर, तो फिर आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? यस। और ब्लड ग्लूकोज इस तरीके से कम करता है बेसिकली इंसुलिन। अगर इंसुलिन में प्रॉब्लम हो गई तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, सेल्स उसको यूज नहीं कर पा रही है, तो बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल आप उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो यूरिन से एलिमिनेट हो जाएगा, जिसे आप बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। बट ऐसी स्थिति में जब आपका सेल ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रहा है तो सेल्स एनर्जी कैसे बनाएगा? सेल्स एकदम से मरता तो नहीं है, सेल्स क्या करने लगेगा बेटा? फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन, जिससे कीटोन बॉडीज भी बनने लगती है। और इसी वजह से जब कीटोन बनता है तो कीटोन भी यूरिन से एलिमिनेट आउट हो जाता है, कीटोन्यूरिया। बोथ आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, कई बार हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन की कंडीशन, एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशन है, ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ा हुआ या घटा हुआ हो सकता है, लेकिन आपकी किडनीज उस ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। और मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे जिससे आपका टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि आपका एक सिचुएशन है जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने का मतलब था ब्लड में पानी बढ़ा हुआ है,
ब्लड वॉल्यूम, ब्लड पानी बढ़ा हुआ है यानी ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है मतलब जीएफआर बढ़ा हुआ है। ये सारी सिचुएशन एक दूसरे से रिलेटेड है। और ब्लड में पानी ज्यादा है का मतलब ऑस्मोलैरिटी क्या हुई, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। और इसको नॉर्मल करने के लिए फिर आप जो भी फंक्शन करोगे उसमें आप देखोगे कि आप अधिकतर पानी को रीएब्जॉर्ब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पानी को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड में पानी कम है। अपोजिट सिचुएशन होती है जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो ब्लड में पानी, सॉरी ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड में, भैया ये ज्यादा गर्म हो गया बट ये ठंडा हो जाएगा नॉर्मल थोड़ा। तो ब्लड वॉल्यूम्स कम यानी ब्लड में पानी कम यानी ब्लड का प्रेशर कम यानी कि जीएफआर कम, और जीएफआर कम मतलब ऑस्मोलैरिटी, यस, अपोजिट एकदम। और इन दोनों चीजों को आप रेगुलेट कर सकते हो, इन दोनों को आप रेगुलेट कर सकते हो। रेगुलेशन के लिए सबसे पहले आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस। जैसे जैसे आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड में पानी कम होता है, तो बेटा ब्लड में पानी कम हुआ यानी कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, तो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जगह जगह पे, वो इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा हाइपोथैलेमस में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होते हैं। अभी हमें सिर्फ एक ही से काम है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जिसे बोलते हैं, ADH। जैसे आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं ना बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स सिग्नल देते हैं किसे, पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं कि भैया अब हमारी ना ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, ब्लड में पानी कम हो चुका है, ब्लड का प्रेशर कम हो चुका है, जीएफआर कम हो चुका है, अब तुम्हारे अंदर जो मेरा ADH हार्मोन स्टोर्ड है या वैसोप्रेसिन स्टोर्ड है, अब उसको रिलीज कर दो। जैसे ही वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका काम होता है डिस्टल टिब्यूल्स पर एक्ट करना यानी आपके कलेक्टिंग डक्ट और आपके DCT पर एक्ट करना और वहां से पानी की रीअब्जॉर्प्शन करना। जैसे पानी ब्लड में रीअब्जॉर्ब होने लगता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, नॉर्मल। और सेम एक और काम वो कर सकता है, वैसोप्रेसिन, ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, डन 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 डन, यस एवरीबॉडी। So that's the role of your hypothalamus in regulation of kidney function. समाप्ति एक्सप्रेस हो चुका है, खत्म। शुरू करें फिर बेटा।